जय हिंद क्लास। चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर का शिक्षण अधिगम के सिद्धांत नामक पुस्तक, जो आपके पहले सेमेस्टर की बुक है, जिसको सीडीपी भी हम लोग कहते हैं। तो इसमें सीडीपी का जो ये पहला पार्ट है आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। चलिए, आपका पहला चैप्टर है इसमें शिक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य, मीनिंग एंड एम्स ऑफ टीचिंग। क्योंकि हिंदी के साथ आप लोग जो टॉपिक है, हिंदी के साथ इंग्लिश भी देखते चलेंगे तो एग्जाम में इसका आपको बहुत ही फायदा होगा। क्योंकि हिंदी में इसको कोई और भी भाषा में, हिंदी में मतलब किसी और भी शब्द से इसको कह देता है और समझ नहीं पाते हैं हम लोग, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड में यूज होता है बार बार, तो आसानी होती है हम लोग को समझने में। क्योंकि पहला टॉपिक है आपका मीनिंग एंड एम्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य। इसमें पहला टॉपिक है आपका शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण का अर्थ, या इसका अर्थ है मतलब पढ़ा, जो हम लोग पढ़ते हैं, ये पढ़ाते हैं, इसका क्या अर्थ है। क्योंकि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, इस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियां तथा मूल्यों आदि का प्रभाव पड़ता है। जिस देश में जैसी शासन प्रणाली या सामाजिक तथा दार्शनिक परिस्थितियां होंगी, वहाँ उसी प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया होगी। शिक्षण शब्द अंग्रेजी के टीचिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। शिक्षण से अभिप्राय सीखना। शिक्षण अधिगम पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है। शिक्षण के अंगों में शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। जब वह किसी भी उद्दीपक अर्थात व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वातावरण आदि के संपर्क में आता है, वह उससे सीखता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है और उसके व्यवहार में परिपक्वता आती है और उसका व्यवहार समाज द्वारा अवांछनीय व्यवहार में बदल जाता है। क्योंकि शिक्षण का अर्थ है कि हर एक देश जो है अपने हिसाब से वहाँ पे शिक्षण प्रणाली जो है चलाते हैं, जैसी उनकी ज़रूरत होती है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जैसी भी ज़रूरत होती है, उस तरह से शिक्षण प्रणाली जो है काम करती है। जिस देश में जिस क्षेत्र में ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे इजराइल एक देश है आपका, इजराइल में जो है जनसंख्या कम है और वहाँ पे हर एक नागरिक, जितने भी वहाँ के नागरिक हैं, पढ़ने के साथ साथ आर्मी की ट्रेनिंग लेना कंपलसरी होता है। आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है, एक कोर्स आपका आर्मी की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जो युद्ध के समय आप अपने देश के काम आ सके। तो उसकी ज़रूरत के हिसाब से है। हम लोगों के यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि संख्या हम लोग के पास अधिक है, तो इसलिए हम लोग के यहाँ इसकी कमी नहीं रहती है आर्मी में जाने वाले बच्चों की। तो उसी प्रकार जिस देश की जैसी ज़रूरत होती है वैसे शिक्षण प्रणाली वहाँ पे होती है। और जब शिक्षण प्रणाली में तीन लोग होते हैं। शिक्षक होता है, जैसे मैं हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। फिर जो है पाठ्यक्रम होता है, जो आपका ये पाठ्यक्रम है शिक्षण अधिगम का सिद्धांत इसका। और तीसरा आप लोग हैं, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो इस तरह से तीन लोग इसमें होते हैं। क्योंकि शिक्षण क्या होता है कि देखिए, आप अगर कोई चीज़ अध्ययन करेंगे तो पहले आपका क्या विचार होगा उसके बारे में, लेकिन अध्ययन करने के बाद आपका विचार ब्रॉड हो जाता है, आपको नॉलेज हो जाता है कि उसके बारे में क्या क्या होती हैं। यही जो है उसमें परिपक्वता लाती है। तो शिक्षण का जो अर्थ क्या है कि कोई भी देश अपने ज़रूरत के हिसाब से शिक्षण प्रणाली जो है तय करता है, और जब बच्चा सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। सीखने के बाद उसमें सेंस एक तरह से आ जाता है, परिपक्वता आ जाती है, व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। यही सीखने का एक तरीका है। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है और एक नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति है, दोनों में अंतर हो जाता है। जैसे आप जो है, मान लीजिए आप मोटरसाइकिल बनाना नहीं सीखे हैं और एक व्यक्ति मोटरसाइकिल बनाना सीखा हुआ है, तो उसमें क्या होता है, उसको मोटरसाइकिल बनाने का तरीका जानता रहता है, वो खोल कर उसको बना देगा। लेकिन आप जो है कुछ भी नहीं देखे हैं, तो आप उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, पता नहीं इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। और बनाने वाले को बिल्कुल आसान है, तुरंत खोलेगा, तुरंत उसको बना देगा। ये तो आपको हो गया शिक्षण का अर्थ। चलिए, हम लोग का इसमें दूसरा टॉपिक है शिक्षण का संकुचित अर्थ। शिक्षण का संकुचित अर्थ, नैरो मीनिंग्स ऑफ टीचिंग। ठीक है। दूसरा टॉपिक कहता है आपका शिक्षण के संकुचित अर्थ का संबंध विद्यालयी शिक्षा से है, जिसमें शिक्षक द्वारा एक शिक्षार्थी को निश्चित स्थान पर और विशिष्ट वातावरण में निश्चित अध्यापकों द्वारा उसके व्यवहार में पाठ्यक्रम के अनुसार परिवर्तन लाया जाता है। अर्थात यह परिवर्तन एक सुनियोजित ढंग से बालक को ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया है। प्राचीन समय में शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी,
शिक्षक अपने ढंग से बालक को ढालने का प्रयास करते थे तथा उनकी रुचियों एवं अभिरुचियों को ध्यान में नहीं रखा जाता था। अर्थात फलन का वास्तविक विकास न होकर कृत्रिम विकास देखने को मिलता था। वर्तमान में प्राचीन समय के शिक्षण में आमूल चूल परिवर्तन हो गया है। वर्तमान शिक्षण प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षक प्रणाली थी। वर्तमान शिक्षक प्रणाली जो है बाल केंद्रित है और जो पहले थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी। वर्तमान शिक्षक प्रणाली में बालक की रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षण का कार्य किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक का विकास उसकी अंतर्निहित शक्तियों एवं रुचियों के आधार पर होता है। अतः शिक्षक आधुनिक शिक्षा प्रणाली में एक सहायक के रूप में कार्य करता है। क्योंकि देखिए, संकुचित का अर्थ है कि विद्यालय में अध्यापक जो है बच्चों की शिक्षा उसके पाठ्यक्रम के हिसाब से देते हैं और उसके व्यवहार में परिवर्तन लाते रहते हैं। और इस तरह से पहले जो शिक्षण प्रणाली थी वो बालक का जो है रुचि या उसके अंदर जो प्राकृतिक रूप से जो उसके गुण थे उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था, बल्कि उसको शिक्षण जो है अपने हिसाब से समझाते रहते थे। इस तरह से बच्चा जो है पहले पढ़ता था। लेकिन आज की जो शिक्षा प्रणाली है बाल केंद्रित है। अध्यापक को उसके रुचि के अनुसार उसको पढ़ाना पड़ता है और इसमें जो पाठ्यक्रम भी तैयार किया जाता है बालक की रुचि के अनुसार तैयार किया जाता है। उसको पढ़ाने का तरीका क्या है, ये जो पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षण का सिद्धांत जो है, इसमें भी आपको यही सिखाया जाता है कि बच्चों को पढ़ाने में किन बातों पर ध्यान दिया जाए जिससे उसका विकास अच्छे तरीक़ा से हो सके और उसमें उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। क्योंकि ये जो है टॉपिक है शिक्षण का संकुचित अर्थ, हम आपको पढ़कर इसलिए सुना रहे हैं कि देखिए, बीटीसी की बुक कोई बच्चा खरीदता नहीं है। 100 में से शायद 2 या 3 बच्चे बुक खरीदते हैं और बाकी बच्चे सीरीज के भरोसे पढ़ते हैं। इसलिए कोई टॉपिक है आपको हम पढ़कर इसलिए सुना दे रहे हैं कि आप बुक नहीं भी खरीदेंगे तो आपको बुक में क्या है आपको सुन लेंगे तो इतना पता हो जाएगा, और बाकी हम इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो शिक्षण का संकुचित अर्थ यही है कि विद्यालय में अध्यापक जो है बच्चों को बैठाकर एक पाठ्यक्रम के अनुसार जितना एक निर्धारित पाठ्यक्रम है पढ़ा देते हैं बच्चा को, और बच्चा उसके हिसाब से जो भी सीखता है उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। ये है इसका संकुचित अर्थ। इसमें इसी टॉपिक में बताया गया है कि पहले की जो शिक्षा प्रणाली थी वो शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया। तो तीसरे टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, शिक्षण का व्यापक अर्थ, वाइडर मीनिंग ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण का व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ हम लोग पढ़ लिए हैं, अब व्यापक अर्थ पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। शिक्षण के व्यापक अर्थ में वह सब सम्मिलित किया जाता है जो मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में सीखता है। मनुष्य अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ न कुछ सीखता रहता है। सिखाने का काम व्यक्ति व वस्तुओं द्वारा किया जाता है। मनुष्य सबसे पहले समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार से सीखता है। ध्यान दीजिए, परिवार से सबसे पहले सीखता है। विद्यालय में जाकर शिक्षक से सीखता है। विद्यार्थी एवं वातावरण से सीखता है। इसके उपरांत समाज में पाई जाने वाली विभिन्न एजेंसियों, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि से सीखता है, तथा इसके अतिरिक्त समाचार पत्र, नाटक, सिनेमा, विचार गोष्ठी, प्रदर्शनी, रेडियो, टेलीविजन, नौटंकी, सम्मेलन तथा विभिन्न प्रकार के संस्कारों से संबंधित कार्यक्रमों से सीखता है। अतः उपरोक्त के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षण का व्यापक अर्थ वह है जिसमें व्यक्ति औपचारिक यानी फॉर्मल, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल, निरौपचारिक यानी नॉन फॉर्मल साधनों के माध्यम से सीखता है। क्योंकि इसमें कहता है शिक्षा का व्यापक अर्थ में कि बच्चा जो है सबसे पहले, इसमें जो बता रहा है कि शिक्षा का व्यापक अर्थ है में वह सब सम्मिलित किया जाता है जो मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में सीखता है। शिक्षक का जो इसमें व्यापक, शिक्षण का व्यापक अर्थ में इसमें ये बात कही जाती है कि इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में सीखता है। जैसे हम लोग हर दिन कुछ न कुछ, चाहे बड़े हो गए हों, कुछ न कुछ नया सीखते हैं और उसके हिसाब से आगे हम लोग अपना जो व्यवहार करते हैं, तो ये हमारा अनुभव होता जाता है। वही कहता है कि जो व्यापक अर्थ है इसमें, शिक्षक जो है या कोई भी व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में जो सीखता है उसको व्यापक अर्थ कहते हैं। क्योंकि इसमें कह रहा है कि मनुष्य अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ न कुछ सीखता रहता है। जिसमें प्रवृत्ति के अनुसार जो जिस प्रवृत्ति का होता है, जिससे टेंडेंसी होती है, यानी मतलब उसका नेचर जो होता है
वो वैसा सीखता रहता है। कोई देखिए लड़ाई झगड़ा करने वाला होता है अगर, तो कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा करने का तरीका ढूंढ लेता है, या कोई सीधा रहता है तो हर तरीके से कहीं ना कहीं वो अपना उससे झगड़ा से बचा रहता है। या कोई ईमानदार व्यक्ति होता है, हर जगह अपना ईमानदारी प्रदर्शित कर देता है, या कहीं कोई भी बात होती है तो अपना ईमानदारी से रहता है। उस जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है, कुछ लोग चुगलखोर लोग होते हैं, चुगली कर ही देते हैं कहीं, चाहे उनको कितना कोई मना करे, यहाँ की बात वहाँ कर देंगे, झगड़ा लगा देंगे, तो ये प्रवृत्ति उनकी होती है। ठीक है। मनुष्य जो है समाज में, समाज की बात है तो कोई भी मनुष्य जो है सबसे पहले परिवार से, यानी मनुष्य यानी बच्चा जो है, या बच्चा या बच्ची जो भी है, सबसे पहले परिवार से सीखता है। तो यानी आप लोग जो देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग जो भी करेंगे, बच्चा आपका घर पर जो भी होगा, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल या 8 10 साल, 11 12 15 साल तक लगभग बच्चे जो देखते हैं आपको वही सीखते हैं। तो इस तरह से आप अपने बिहेवियर में परिवर्तन लाइए कि या हम जो कर रहे हैं बच्चा वो न करे जो गलत है। यदि आपको गुटखा खाते हुए देखेगा तो बच्चे को दिमाग में आएगा ये खाना चाहिए, उसको नहीं पता है कि ये नहीं खाना चाहिए या इससे दिक्कत होती है, वो खाएगा। इसी प्रकार से आपको उसके सामने कोई भी मतलब गलत चीज़ें हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। आजकल लोग बच्चे को आजकल अपना खुद मोबाइल चलाते हैं, अगर बच्चा को मन करता है तो मना कर देते हैं, रील्स जो देखते हैं। अब रील्स में जो है बच्चे का भी मन करता है देखने का, आजकल के माँ बाप हैं, बच्चा ज़्यादा परेशान करता है तो मोबाइल तुरंत दे देते हैं कि चलो शांति तो मिल गई। लेकिन उनको नहीं पता है इतनी कितनी गंभीर बात, गंभीर समस्या है कि बच्चा मोबाइल में जाने के बाद क्या क्या देख रहा है। अगर उसका दिमाग बिल्कुल एक सादे पेपर की तरह है, उसमें जो भी देखेगा ना उसके दिमाग में बिल्कुल प्रिंट होते जाएगा। और सोच लीजिए अब फिर वो बच्चा कैसे होगा बड़ा, कौन सा उसको संस्कार देंगे फिर। मोबाइल्स में रील्स में कितनी गालियां लोग डाल डाल कर अपलोड कर रहे हैं, उल्टी सीधी जो है वीडियो, अश्लील वीडियो पड़ रही है, तो फिर नहीं संभाल पाएंगे। जो लोग अपना फुर्सत के लिए देते हैं बच्चों को अपना फ़ोन की फुर्सत होगी, वो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा फुर्सत कर देगा बच्चा आपका। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि विद्यालय परिवार से सीखता है। जैसे किसी परिवार में लोग सभी लोग होते हैं अच्छे से बात करते हैं तो उसके परिवार का बच्चा भी अच्छे से बात करता है। किसी किसी परिवार में लोग गाली गलौज करते रहते हैं या बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, उस परिवार के बच्चे भी उसी प्रकार के होते हैं, वो गाली गलौज करते रहते हैं, तुरंत कोई बात है तुरंत गाली दे देंगे। उनको नहीं पता है, लेकिन वो जानते हैं कि हमसे बड़ा जो है गाली देता है या किसी का सुने होंगे तो उनको पता है कि गाली देना चाहिए। इस तरह से फिर देखिए विद्यालय में जाकर शिक्षक से, शिक्षक लोगों से हम अपील करेंगे, जैसे हम हैं शिक्षक, एक आप भी शिक्षक बनने जा रहे हैं धीरे धीरे, तो आप भी अपने अंदर का जो है ना उस टाइम जब पढ़ा रहे हो, एक शिक्षक जो है बहुत गरिमा वाला पद है, इसमें आप जो है अपने व्यवहार में परिवर्तन करिए और ऐसी कोई हरकत ना करिए कि देखने में गंदा लगे किसी को। एक मतलब ऐसा व्यक्तित्व बनाइए शिक्षक के रूप में कि लोग उसको देखकर उनको भी मन करे कि नहीं यार ऐसे ही शिक्षक होना चाहिए, या एक ऐसी ही हरकत हो, मतलब शिक्षक की ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग शिक्षक हैं, आज प्राइमरी में टीचर भी हो गए हैं, लेकिन क्या है वो बिल्कुल मस्त है, चलो हम तो टीचर हो गए हैं, शाम को जाएंगे आराम से, गांव के कुछ लड़के होंगे जो दारू उरू पीने वाले, उनको मोटरसाइकिल में बैठाएंगे, जाकर दारू पी कर चले आएंगे। अब उनको ये लगता है कि हम बहुत बड़ा जग जीत लिए हैं, प्राइमरी में टीचर हो गए हैं तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम समाज में कौन सा पैमाना या अपना कौन सा उदाहरण पेश कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग बचिएगा। चलिए, शिक्षक का हो गया। पान गुटखा तो बिल्कुल शिक्षक को नहीं खाना चाहिए, अगर वो खाएगा अपने तो फिर बच्चों को क्या संदेश देगा। अगर खाता भी है कोई तो पढ़ाने के दौरान तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। विद्यार्थी एवं वातावरण से सीखता है। देखिए कुछ लोगों के बच्चे ना घर के माहौल में, जैसे किसी के बच्चा अगर सीधा होता है स्कूल में जाकर बिगड़ता है, पूछिए कैसे। यहाँ पर टॉपिक आ गया विद्यार्थी एवं विद्यालय के वातावरण से सीखता है। कुछ विद्यार्थी उसमें बता देना, विद्यालय में हर घर से विद्यार्थी आते हैं, हर घर एक प्रकार का नहीं होता है कि कोई अच्छा मतलब कोई अपने बच्चे को अच्छा संस्कार सिखाता है, कोई बिल्कुल संस्कार सिखाता ही नहीं, कहता है कि जाओ ये तो पड़ोसी का बच्चा है इसको क्या सिखाया जाए। अब जो है यहाँ पर गाली गलौज बिल्कुल होता रहता है। कुछ लोगों के घरों में तो गाली गलौज इसीलिए होता है बच्चा पड़ोसी का आ गया। अब गाली गलौज जो बच्चा सीखेगा देखेगा और तुरंत अपने सहपाठी को, मान लीजिए कोई रमेश है, बहुत सीधा बच्चा है, और उसके सहपाठी बबलू है, पता चला बबलू घर बिल्कुल गाली गलौज होती है। अब पता चला ये बबलू क्लास में गया और अपने सहपाठी के साथ बैठा है, कोई बात होगी गाली गलौज करने लगा, गाली दे दिया किसी न किसी बात में। तो इसके ये जो रमेश है आपका, जो सीधे साधा बच्चा है, इसको लगेगा ओहो गाली मतलब दिया जाता है, इस तरह से सीख लिया उससे। अब घर आएगा कोई बात होगी वो तुरंत बेचारा गाली देगा, उसको कामन मतलब ऐसे ही अकेले बड़बड़ाता रहेगा, गाली देकर बात करेगा। तो कुछ लोग सोचते हैं यार सीखा कहाँ से, वो विद्यालय से सीखा है। तो इस तरह से दिक्कत ये है ना कि कोई परिवार अगर अपने बच्चे को नहीं सिखाता है तो ये
बिल्कुल फैलता जाता है। अच्छी चीज़ें नहीं फैलेंगी लेकिन बुरी चीज़ें फैलती जाती हैं। चलिए यहाँ से देखिए, अब हो गया। इसके उपरांत समाज में पाई जाने वाली विभिन्न एजेंसियों जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये जो है आपका बच्चा, अगर कोई किसी के बच्चे के माता पिता डेली जो है मंदिर जाते हैं या किसी के मस्जिद जाते हैं या गुरुद्वारा जाते हैं या चर्च जाते हैं, तो उनका बच्चा भी वही माहौल देखता है और वही चीज़ सीखता है। तो इस तरह से वो अपने पालन करता रहता है। अब जो है ये जो सामाजिक चीज़ें हैं इसमें, अब देखिए इसके अतिरिक्त समाचार पत्र में देखता है, इसलिए देखे होंगे आप समाचार पत्र में कोई अश्लील प्रचार उस तरह से नहीं डाला जाता है, हालांकि पान गुटखा का प्रचार डाला जा रहा है जो गलत है। नाटक सिनेमा में भी बच्चे जाते हैं माँ बाप के साथ, विचार गोष्ठी, प्रदर्शनी, रेडियो, टेलीविज़न, नौटंकी, सम्मेलन। चूँकि इसमें छूट गया है, किताब उसमें रील्स नहीं आया था, जो इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, उसमें नहीं आया था जब किताब छपी थी। चूँकि इसमें जो है उसका चर्चा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो रेडियो, मनोरंजन, टीवी, टेलीविज़न की बात हुई है और सिनेमा की बात हुई है, ये वही है। आजकल बच्चे जो मोबाइल्स में रील्स देख रहे हैं, इस तरह से जो घटनाएं होती हैं, ये भी बहुत बेकार चीज़ें हैं। इनसे भी बच्चे बिगड़ते रहते हैं। लोगों को आप लोग बचिए इससे, कि बच्चों को मोबाइल अगर दे भी तो उसमें कुछ पढ़ने का तरीका सिखाएं या कुछ भी सिखाएं। हालांकि इस समय देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आंख बहुत ज़्यादा खराब होती है बच्चों की मोबाइल देखने से। क्योंकि कुछ इसमें शिक्षण की परिभाषाएं हैं, जैसे रायबर्न के अनुसार, थॉमस एंड रिस के अनुसार, ह्यूजेज। चौथे नंबर पर है एन एल गेज, बी एफ स्किनर, ए कॉम सिम्सन। इन लोगों के कुछ जो है परिभाषाएं दिए हुए हैं, शिक्षण शास्त्रियों ने शिक्षण की परिभाषाएं दिए हुए हैं। तो इसका जो है PDF हम आपको दे देंगे, और इसमें PDF एक बार देख लेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछता रहता है कि ये परिभाषा कौन से राइटर ने या कौन से लेखक ने दिया था। तो आप जो है इसको देख लीजिएगा। क्योंकि चलिए हम लोग आते हैं चौथे नंबर पर, शिक्षण प्रक्रिया, टीचिंग प्रोसेस। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। शिक्षण प्रक्रिया में 3 स्तंभों के मध्य क्रियाकलाप होता है, जिसके माध्यम से एक निश्चित परिणाम निकल कर आता है। इसमें प्रथम स्तंभ शिक्षक होता है, जिसके पास अपनी योग्यता, अनुभव, गुण, उपलब्धियां तथा अपना दार्शनिक दृष्टिकोण होता है। द्वितीय स्तंभ है यानी सेकेंड पोल, शिक्षार्थी होता है और इसका कार्य सीखना होता है। इसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, इसके भी अपने आदर्श, मूल्य, योग्यता आदि होती है। तृतीय स्तंभ जो है आपका पाठ्यक्रम होता है या सब्जेक्ट इसको कह लीजिए, या टीचिंग सब्जेक्ट, जिसके अनुसार शिक्षक द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। इन तीनों स्तंभों के मध्य कक्ष में होने वाली पारस्परिक विचारों के आदान प्रदान को ही शिक्षण कहा जाता है। इसे निम्नांकित चित्र द्वारा स्पष्ट किया जाता है। क्योंकि चित्र भी चलिए हम आपको दिखा देंगे। इसमें जो है क्या कर रहा है, शिक्षण प्रक्रिया में 3 स्तंभ होते हैं, जिनके माध्यम से जो है शिक्षण का माध्यम से क्रियाकलाप होती है। 3 लोगों के मध्य में क्रियाकलाप होती है। पहला जो होता है टीचर, फर्स्ट स्तंभ यानी फर्स्ट पोल, प्रथम स्तंभ जो है शिक्षक होता है। दूसरा जो है सेकेंड पोल आपका स्टूडेंट होता है, जिसको द्वितीय स्तंभ कहते हैं, स्टूडेंट यानी शिक्षार्थी। तीसरा जो है पोल है आपका तीसरा पोल आपका ये हो गया, आप लोग नहीं, पाठ्यक्रम हो गया आपका, सॉरी, पाठ्यक्रम हो गया। तो यानी शिक्षक हो गया एक, सेकेंड हो गए आप लोग स्टूडेंट, और तीसरा जो है पाठ्यक्रम हो गया, जो पाठ्यक्रम आपको पहुंचा रहे हैं। तो पहले हो गए हम टीचर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। टीचर का क्या है, इसमें अपना अनुभव होता है, योग्यता होती है। कोई भी टीचर होगा उनकी अपनी योग्यता होगी, उनका अनुभव होगा और उनकी विशिष्ट अपनी उपलब्धियां कुछ होंगी। सेकेंड स्तंभ पर शिक्षार्थी, जैसे आप लोग होंगे, ग्रेजुएशन करने के बाद आप लोग टीचर का कोर्स कर रहे हैं, इसके बाद आप लोग प्राइमरी में टीचर बनेंगे। और इसका जो है पाठ्यक्रम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, शिक्षण अधिगम का सिद्धांत नामक जो बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, CDP जिसको बोलते हैं, इसमें आपका ये आपका पाठ्यक्रम हो गया। तो 3 स्तंभ आपको याद हो गए। एग्जाम में क्या होता है आपका, इसी तरह पूछता है कि शिक्षण प्रक्रिया का पहला स्तंभ या फर्स्ट पोल कौन है, या सेकेंड पोल कौन है, या थर्ड पोल कौन है। तो आप लोग को जो पढ़े रहेंगे पता होगा। बाकी तो सीरीज से लोग पढ़कर तो किसी तरह पास ही हो जा रहे हैं ना। बाकी जो भीड़ लगी है इसी वजह से लगी है, टेट नहीं निकल रहा है, वो कमाल है उसी का, सीरीज का। चलिए इसमें फिगर है एक पर्सनालिटी स्टूडेंट। चलिए इसको हम लोग फिगर आपको दिखा देंगे। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत एक जो है आपका चित्र बनाया हुआ है इसमें, कि जो अभी हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पोल पढ़े हैं, शिक्षक, स्टूडेंट और ये जो सिलेबस यानी टीचिंग या टीचिंग सब्जेक्ट, जिसके अनुसार शिक्षक द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। इन तीनों स्तंभों के मध्य कक्ष में होने वाली पारस्परिक विचारों के आदान प्रदान को ही शिक्षण कहा जाता है। क्योंकि तीनों के मध्य जो पारस्परिक आदान प्रदान होता है, इन्हें ही
शिक्षण कहा जाता है। इसे निम्नांकित चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चित्र जो है आपको यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं, जिसमें पर्सनालिटी स्टूडेंट सबसे ऊपर है आपका, किनारे जो है टीचर्स पर्सनालिटी की बात कहा हुआ है, और ये 7 खाने हैं ना, बिल्कुल एक क्लासरूम है आपका, समझ लीजिए। और इसमें जो है टीचर्स के लिए भी क्या जरूरी है और एक स्टूडेंट के लिए भी क्या जरूरी है, बिल्कुल है। सबसे पहले नंबर पर आपका है एजुकेशन, इन्वायरमेंटल्स, वैल्यूज, आइडियल्स, कस्टम्स, व्यूज, इंटरेस्ट, और यही सारी बातें एक टीचर के लिए है। क्योंकि आप भी जो इंटरेस्ट इसमें लगाकर पढ़ेंगे और हम भी पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। और इस तरह से आपका उपरोक्त रेखांकित चित्र में स्पष्ट है कि कक्षा कक्ष में अध्यापक पर वह छात्र एकत्रित होते हैं जिसमें शिक्षक का अपना व्यक्तित्व होता है, जिसके उसके अपने आदर्श, मूल्य, शिक्षा, वातावरण, रीतियाँ होती हैं, और छात्रों की भी अपनी रुचि होती है। योग्यता व वातावरण का प्रभाव व भिन्न भिन्न रीतियाँ होती हैं। इस प्रकार से वातावरण में शिक्षक अपने ज्ञान को छात्रों को देता है, छात्र उसे ग्रहण करने का प्रयास करता है, और कक्षा में छात्र और शिक्षक के बीच जितना अच्छा साधारणीकरण स्थापित होगा, शिक्षक भी उतना ही प्रभावी होगा। क्योंकि कम्युनिकेशन होना चाहिए, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। इस तरह से दोनों लोगों, एक तरह से टीचर को भी सिखाने में अच्छा लगेगा और बच्चा भी जल्दी से सीखेगा। तो इस तरह से आपका ये जो टीचिंग की जो प्रक्रिया समझ में आ गई ना, और इस तरह से आप जो एक बच्चा और एक टीचर दोनों लोग एक कम्युनिकेशन बेहतरीन होना चाहिए, और एक माहौल भी बढ़िया होना चाहिए, जो माहौल विद्यालय में मिलता है। आजकल तो माहौल ऑनलाइन भी लोग बनाते हैं, लेकिन जिनको पढ़ना होता है विद्यालय में पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ लेते हैं। जिनको बिगड़ना होता है वो कहीं भी बिगड़ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग का ये टॉपिक पूरा हुआ, शिक्षण प्रक्रिया यानी टीचिंग प्रोसेस।